नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज भाग 2 है। कल मैंने पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में बताया थे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे जिससे आ सकता है। आज उसके भाग 2 में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न काफ़ी शोध करने के बाद इस प्रकार से मैंने तैयार किए हैं जिससे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बड़ा भाग इससे कवर हो जाता है। और अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, जब पूरा आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे 1857 से लेकर 1947 तक क्रमबद्ध तरीके से, एक बार आप रीडिंग कर जाइएगा किसी भी सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन की किताब को लेकर, भले ही उसमें 10-15 पेज क्यों ना हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में, एक बार आप पूरा उसको पढ़ जाइएगा। जब आप पढ़ जाएंगे तो जितने भी आपको मैंने पिछले वीडियो में इवेंट्स लिखे थे उन इवेंट्स के बारे में आपको हल्की फुल्की जानकारी हो जाएगी। जो लोग पहले से मेंस की तैयारी करते रहे हैं, पीसीएस और आईएएस की एग्जाम देते रहे हैं, प्री की तैयारी करते रहे हैं, मेंस की तैयारी करते रहे, यानी कि सामान्य अध्ययन को पढ़ते रहे हैं। सामान्य अध्ययन केवल सामान्य ज्ञान नहीं, जिन्होंने सामान्य अध्ययन की तैयारी किया है तो वो लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं 1857 से लेकर 1947 के बीच में। तो एक बार आप पूरी रीडिंग कर जाइए और रीडिंग करने के पश्चात इन प्रश्नों को देखिएगा और इन प्रश्नों को देखकर इन प्रश्नों को लिखिएगा और इन प्रश्नों के बाद इसके उत्तर लिखिएगा। और उत्तर लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और आप फिर देखिए, मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद ये 10 क्वेश्चन मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और लगभग 8-9 क्वेश्चन मैंने भारत के इतिहास से, सामाजिक सांस्कृतिक जो उसका परिदृश्य है उससे प्रश्न बनाए हैं। एक प्रश्न तो पहले विगत वर्षों में आ चुका है और मैंने इसका विस्तार से इस पर चर्चा भी किया था जब मैंने विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर, सहायक कुल सचिव के प्रश्न पत्रों पर चर्चा की थी। तब मैंने बताया था कि 1857 विद्रोह के क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे, इसका विश्लेषण कीजिए, क्यों असफल रहा, इस पर भी मैंने चर्चा किया था। अन्य जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन के सामने है, जैसे बंगाल विभाजन के क्या कारण थे, इसका भारतीय राजनीति समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्वदेशी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कीजिए। तो कल मैंने दिखाया था आपको टॉपिक में 1905 का बंगाल विभाजन। तो जब बंगाल विभाजन पढ़ेंगे तो उसके रीजन होंगे। रीजन 2 तरीके से होंगे, एक तो प्रशासनिक रीजन था जो अंग्रेजों ने बताया था और एक हमारा राजनीतिक रीजन थे जो भारतीयों ने समझा था कि ये क्यों बंगाल विभाजन करना चाहते हैं। देश में फूट डालो और राजनीति करो का एक उद्देश्य था कि मुसलमान और हिंदुओं को में विभाजन करने का उद्देश्य था। तो आप जब बंगाल विभाजन पढ़ेंगे तो कारण आपको स्पष्ट हो जाएगा। और क्योंकि मैं इस समय विस्तार से बात नहीं करूंगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। स्वदेशी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कीजिए। बंगाल विभाजन से ही जुड़ गया था स्वदेशी आंदोलन। जब बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन को प्रभावित किया गया था, तो इसी से जुड़ा हुआ है। अगर ये अलग अलग प्रश्न बन जाएगा, स्वदेशी आंदोलन पर बन जाएगा तो आप लिख देंगे, बंगाल विभाजन बनेगा तो आप लिख देंगे। अगर स्वदेशी आंदोलन पूछेगा तो भी आपको बंगाल विभाजन लिखना है और बंगाल विभाजन पूछेगा तो भी स्वदेशी आंदोलन को आपको शामिल करना है। एक दूसरे जुड़े हुए हैं विषय। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका का विस्तृत चर्चा कीजिए। मैंने इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाया है कि इसमें महात्मा गांधी के आद्योपांत सारा का सारा योगदान इसमें शामिल हो जाएगा। 1915 से लेकर 47 तक जितने भी घटनाएं हैं आप मोटा मोटा याद करना शुरू करेंगे। चंपारण, अहमदाबाद मिल, आपका खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, आपके महात्मा गांधी का सामाजिक एकता के दृष्टिगत पुनरुद्धार कार्यक्रम, अस्पृश्यता के खिलाफ उनका आंदोलन, इन सारे आंदोलनों का उल्लेख करेंगे और इस आंदोलन में उनकी विचारधारा का भी प्रस्तुत कर देंगे कि किस विचारधारा को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था। सत्य को, अहिंसा को, सत्याग्रह को लेकर इन्होंने अपने आंदोलन किया था, ये पूरी चर्चा करेंगे। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों की क्या विशेषताएं थी, ये विशेषता मैंने बता दिया। आपका अहिंसा था, सत्याग्रह था, आपका अस्पृश्यता के खिलाफ था,
किसी प्रकार का हिंसा न करना था, ट्रस्टीशिप था, स्वदेशी था, ये सब उनके आंदोलनों की विशेषताएं थी। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं असहयोग की तुलना कीजिए। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में के बाद स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। तो ये दोनों ही आंदोलनों को महात्मा गांधी ने किया था। तो आप इसके बीच में आप दोनों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बीच में तुलना करेंगे, इसके प्रभाव बताएंगे। और इसी से मैंने एक प्रश्न और जोड़ दिया, कभी कभी आ जाता दांडी मार्च। तो आप 1930 के नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी से आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि दांडी मार्च के बारे में। ठीक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस एवं उनकी आजाद हिंद फौज के योगदान के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। चूंकि सुभाष चंद्र बोस इस समय चर्चा में रहते हैं। देखिए, जब सिनेरियो बदलता है तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन व्यक्ति ज्यादा कंटेम्प्रेरी हो रहा है। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, इन पर प्रश्न संभावित है कि बने। जो आपका क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो युग है, इस पर ज़्यादा प्रभावी तरीके से प्रश्न बन रहे हैं इन दिनों। तो आप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर ज़्यादा अध्ययन करिएगा, गदर पर अध्ययन करिएगा, आपका नरम दल गरम दल पर अध्ययन करिएगा। आपके 1890-85 से लेकर 1919-20 तक में जो लोग गरम दल के लोग थे या जो भी क्रांतिकारी राष्ट्रवादिता थी, उस पर आप अध्ययन करिएगा। यानी कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर ज़्यादा बल देना है। कांग्रेस पर आप भले कम बल दीजिएगा। पहले एक समय पर कांग्रेस पर अधिकतर क्वेश्चन आते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, उसका योगदान हो गया। इस समय राष्ट्रवाद पर ज़्यादा प्रश्न आता है, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर आप ज़्यादा करिएगा। सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए। तभी लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज के योगदान पर प्रभाव की समीक्षा कीजिए। इस पर आप पूरा एक प्रश्न बनाइएगा। जब आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का उल्लेख कीजिए। आंदोलन के कारण एवं प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आ सकता है। तो आप लिखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में इसके क्या कारण थे, प्रभाव थे, इसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी, इन सबको उल्लेख करिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधान क्या थे, यह भी है। ये हो सकता है राजनीति में भी क्वेश्चन आ जाए या आपका इसमें इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में आ जाए। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की परिस्थितियां एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की नीतियां और कार्यक्रमों की समीक्षा करिए। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, क्या उद्देश्य था, किसकी भूमिका थी, कौन इसका अध्यक्ष था, इसके क्या उद्देश्य बनाए गए थे, अंग्रेजों की इसके बारे में क्या पहले प्रारंभिक दौर पर क्या सोच थी, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या सोच हो गई। ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण लोग थे जिनकी स्थापना किया। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की नीतियां क्या थी, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की नीतियों में राष्ट्रवादियों में कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, आपका गोपाल का गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, ये लोग थे। तो इनके बारे में विचारधारा, इनके क्या कार्यक्रम थे, इस पर लिखिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दादा भाई नौरोजी का इकोनॉमिक ड्रेन आपका पर आ जाता है क्वेश्चन, किस प्रकार से उन्होंने जो किताब लिखी थी, लेकिन वो इतना विस्तार से पूछेगा नहीं क्योंकि ये सहायक उच्च परीक्षा है, बहुत ज़्यादा अंदरूनी नहीं जाएगा। लेकिन आप इतना जरूर तैयार रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक प्रश्न जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय। देखिए, मैंने ले लिया, इसीलिए मैंने एक ये बड़ा क्वेश्चन के रूप में तैयार किया है, ताकि जब आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के संबंध में जब चर्चा करेंगे तो आप प्रारंभिक दौर से लेकर 1947 यानी कि 1947 क्या 1930-32 तक आपके जब तक चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी नहीं लगी, तब तक ये पूरा क्रांतिकारी राष्ट्रवादिता आंदोलन चल रहा था। गदर पार्टी के बारे में तो आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हुए हैं। HRA हुआ, SCRA, जैसे कि हम समाजवादी आपका संगठन बनाया था चंद्रशेखर आजाद ने, उसके ही सदस्य आपके भगत सिंह थे। गदर पार्टी की स्थापना की थी अमेरिका में। तो आप देखिएगा कहाँ कहाँ कौन कौन से कांड हुए, काकोरी कांड हुआ, इन सब की चर्चा करते हुए आप बताइए कि उदय के कारण क्या थे,
क्या कारण था कि हमको राष्ट्रवाद पर क्रांतिकारिता पर विचार करना पड़ा? तो आप लीजिएगा मॉडरेट के समय से, यानी कि 1905 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वहीं से ये हुआ, क्योंकि मॉडरेट की जो विचार थी वो थी पिटीशन की, प्रार्थना की, ठीक है, सत्याग्रह की, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। लेकिन राष्ट्रवादी जो थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, वो सीधे आर पार की लड़ाई लड़ते थे। वो सीधे कहते थे कि संघर्ष के द्वारा देश को आज़ादी मिलेगी, हम निवेदन नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपके एक्सट्रीमिस्ट और जो आपके मॉडरेट थे इनके बीच में। तो आप वहीं से बताइए उदय के क्या कारण थे, विश्लेषण कीजिए और विभिन्न संगठनों और क्रांतिकारियों की भूमिका का वर्णन कीजिएगा। संगठनों को मैंने नाम बता ही दिया है। ये सब देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की अपनी पार्टी थी, संगठन था, आपका भगत सिंह का अपना था, इसके अलावा अनुशीलन समिति थी, गदर पार्टी थी। ये सारे समितियां थी और संगठन थे जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। जब आप समान अध्ययन में जाएंगे और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के डिस्कशन करेंगे तो ये पहले प्रश्न लिख लीजिएगा, उसके बाद इसका उत्तर ढूंढिएगा। अगला है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधारों के आंदोलन की चर्चा कीजिए। कल मैंने डिस्कशन कर ही दिया था कि जिसमें मैंने बताया था ब्रह्म समाज था, प्रार्थना समाज था, आर्य समाज था, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, आपका सत्य शोधक समाज था, रामकृष्ण मिशन थे, ठीक है ना। तो इन सब, ये सब सामाजिक धार्मिक सुधार था। कभी कभी प्रश्न आता है IAS और PCS में प्रश्न आता है, क्योंकि उसी जुड़े हुए यहाँ भी प्रश्न आएंगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में के युग को पुनर्जागरण का युग कहा जाता है। तो इसके संबंध में सामाजिक सुधार आंदोलनों की चर्चा कीजिए। तो आपको ब्रह्म समाज से प्रारंभ करना है। जो ब्रह्म समाज था 1828 में, राजा राम मोहन राय को विस्तार से पढ़ लीजिएगा। यहीं से आपको चर्चा करते हुए इसी से आपके आ जाएगी सामाजिक कुरीतियां जिन्होंने दूर किया। एक अच्छा से आंसर इस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप 10 प्रश्न आप अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकतर पार्ट को समाहित कर लेंगे, ठीक। अब देखिए, किसी अभ्यर्थी ने हमसे पूछा था, टिप्पणी किया था कि सर प्राचीन भारत के भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश के क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि भारत का इतिहास तो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो मैंने भारत के इतिहास को पूरा इसमें कंसोलिडेट कर दिया है। मोटा मोटा आपके सामने प्रश्न देखिए कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग सब अनुभवी स्टूडेंट हैं, अनुभवी अभ्यर्थी हैं, सरकारी सेवा कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपने BA MA हाई स्कूल इंटर में पढ़ भी रखा है। एक बार फिर से एक बार याद कर लीजिए, एक बार रट्टा मार लीजिए। आपको 100 वर्ड्स में लिखना होगा, आप लिख के आइए। जैसे ऋग वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के समाज में क्या अंतर था? वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति की समीक्षा कीजिए। ऋग वैदिक काल में महिलाओं की अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हुई। आप किताब में जाइए, एंशिएंट हिस्ट्री में आपके पास जो भी सामान्य अध्ययन किताब है आपको मिलेगा। और आपको ये लगता है इतने प्रश्नों में कि किसी प्रश्न का उत्तर मैं बता दूं, तो आप इसको पहले एक बार मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लीजिए और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के बाद आप कमेंट्स कीजिए, टिप्पणी कीजिए कि किस किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग आंसर दूं, मैं आपको बताऊं, एक प्रश्न उत्तर का ड्राफ्ट प्रस्तुत करूं। तो आप मुझको आप जरूर चर्चा कीजिए, क्योंकि आपके अगर मैं इस स्क्रीन में 19 प्रश्न दिखा रहा हूं तो 19 प्रश्न को का जवाब लिखने के लिए मुझे 19 वीडियो चाहिए। 19 वीडियो नहीं तो कम से कम 10 वीडियो चाहिए। अगर मैं एक वीडियो में 2 प्रश्नों का उत्तर बता पाऊं तो 10 वीडियो का मतलब है कि 10 दिन और आपके जाएंगे। लेकिन आप अगर आपस में डिस्कशन करने का मतलब कि जब आप मेरे वीडियो को देखते हैं और जो उसमें टिप्पणियाँ आती हैं उनका अवलोकन करिए। जो आपके साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे डिस्कशन करिए और फिर आपस में एक मत होकर आप बताइए कि किस प्रश्न का उत्तर मैं आपको, किस प्रश्न का ड्राफ्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे कि आपको सहूलियत रहे कि कैसे प्रश्नों का उत्तर मुझको वहां पर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति की समीक्षा कीजिए, हो गया। बौद्ध धर्म जैन धर्म के मूल सिद्धांतों चर्चा कीजिए। मुझे लगता है
कि इस बार ये प्रश्न इस टाइप का आ सकता है बौद्ध धर्म जैन धर्म पर, क्योंकि विगत वर्षों में ऋग्वेद भी आया है, मेसोपोटामिया भी आया है, सिंधु घाटी सभ्यता भी आया है, लेकिन धर्म पर क्वेश्चन नहीं आया है। तो मुझे लगता है बौद्ध धर्म जैन धर्म पर प्रश्न बन सकता है, अशोक के धम्मनीति पर बन सकता है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है इस पर बन सकता है, क्योंकि ये सामान्य प्रश्न है। जब हम कहेंगे स्वर्ण युग कहा जाएगा तो उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक जो भी उपलब्धियां थी गुप्त काल की सब हम उसमें चर्चा कर लेंगे। प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करें, ये आ सकता है, ये आ सकता है, क्योंकि ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में हो सकता है कि ये समान अध्ययन में इस प्रकार का प्रश्न डाल दे। इसी मैंने लिख दिया है, प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करें जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला का विशेष उल्लेख हो, ताकि आपको मैं क्लू दे दिया यहीं पर कि जब शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो हम नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला पर चर्चा करेंगे। एक कल्चरल क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया भारत में मंदिर स्थापत्य शैली की विभिन्न शैलियां। क्वेश्चन बन सकता है नागर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, 3 शैलियों से मंदिर बनते हैं हमारे देश में। तो इस पर ये आप इनकी विशेषताएं क्या हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मंदिर किन किन शैलियों का बना हुआ है, उदाहरण सहित आप जब बता देंगे तो आपका बेहतरीन उत्तर बनेगा। आप इसका भी उत्तर लिखिएगा। और नवा क्वेश्चन मैंने दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता और समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता की तुलना करें। पिछले बार विश्व की सभ्यताओं के बारे में आया था, एक क्वेश्चन आया था सिंधु घाटी सभ्यता में। मेरा अपना मानना है कि अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर तो हो सकता है दोनों की तुलना कर दे, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। तो आप इस पर भी अपना उत्तर लिखिए। तो ये आपके सामने भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका आप पहले अध्ययन करिए, पहले मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार पढ़ने के बाद इनको रजिस्टर में ये सारे प्रश्नों को लिखिए और इन प्रश्नों को लिखने के साथ इसके उत्तर लिखिए। और आपको लगता है कि इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा भी दिया जाना चाहिए, उसका फॉर्मेट दिया जाना चाहिए, ड्राफ्ट दिया जाना चाहिए, तो आप अधिक से अधिक टिप्पणियां करिए, क्योंकि समय कम है। मैं ये मान करता हूं कि आपको सारे उत्तर आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कठिनाई होगी इनके उत्तर लिखने में किसी भी प्रश्न का, तो आप बिल्कुल से स्पष्ट टिप्पणी कीजिए। मेरे पास समय होगा, मैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको एक ड्राफ्ट बनाकर आपको प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रश्न में उत्तर में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है जिससे आपका उत्तर अच्छा बने। क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले 3 परीक्षाओं में मॉडर्न हिस्ट्री से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है और वो प्रश्न 20 नंबर का होता है। वो टिप्पणी हो सकती है, लॉन्ग आंसर हो सकता है, वो पर्सनालिटी भी हो सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किन किन लोगों का योगदान रहा, लाल लाजपत राय, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, इन पर 50 शब्दों टिप्पणी लिखिए। अगले वीडियो में मैं ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक सूची प्रस्तुत करूंगा जिसमें आपको 50 शब्दों पर उसकी टिप्पणी ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से एक क्वेश्चन भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर उसने भारतीय इतिहास से एक क्वेश्चन दे दिया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक क्वेश्चन दे दिया तो हो सकता है आपको 30 से 40 नंबर का प्रश्न इतिहास से मिल जाए। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस चैनल कैरियर मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों, अपने अग्रजों और अपने अधीनस्थों को इसको भेजिए। अपने से छोटे जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी तैयारी कर रहे हैं या अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल और ये वीडियो उनके लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। यह निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।